इसी बात क्या पढ़ा था चक्रवात। हाँ सीना रानी। अब कुछ इधर बहुत चर्चित परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। सीना रानी ये कौन है? ये कौन है और आप इनके बारे में क्या जानते हो? सीना रानी बताइए, सीना रानी कौन है? सीना रानी इनको इंडिया में हम किस नाम से जानते हैं? मिसाइल रानी के नाम से। ये मिसाइल क्वीन ऑफ इंडिया है। इन्हें हम मिसाइल क्वीन ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत की मिसाइल रानी। इन्हें भारत की मिसाइल रानी कहा जाता है। तो भारत की मिसाइल रानी अच्छा, यहां पर दो तीन नाम जैसे देखो आप, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन, मिसाइल वुमेन, बताइए मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। टेसी थॉमस। तो टेसी थॉमस को बोलते हैं टेसी थॉमस। तो टेसी थॉमस ऐसे एक नया नाम दिया गया है, मिसाइल क्वीन ऑफ इंडिया, भारत की मिसाइल रानी। तो सीना रानी को नया नाम मिला है मिसाइल रानी। और ये इस समय डीआरडीओ के अग्नि 5 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। ये इस समय प्रोजेक्ट डायरेक्टर है अग्नि 5 में। तो अग्नि 5 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। तो अग्नि 5 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सीना रानी। अब ये बहुत ही चर्चा में रही है और ये तुम्हारे एग्जाम के लिए मिलना चाहिए। और एक अभी डीआरडीओ एक कार्यक्रम चला रहा है, इसे नाम दिया गया है मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र। ये देखिए मिशन दिव्यास्त्र। तो इस मिशन दिव्यास्त्र में भी जो प्रोजेक्ट हेड है वो सीना रानी को ही बनाया गया है। तो सीना रानी ही मिशन दिव्यास्त्र की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। तो मिशन दिव्यास्त्र और इसमें पहली बार
डीआरडीओ और इसरो मिलकर के MIRV इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यानी जो डीआरडीओ है मिशन दिव्यास्त्र में ऐसी कुछ मिसाइल बनाना चाहता है जिस मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। MIRV का मतलब है मल्टीपल, MIRV इसका मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली फुल फॉर्म देखिए, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये फुल फॉर्म है इसका। तो MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV। तो मिशन दिव्यास्त्र ये डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ ऐसी मिसाइल्स बनानी है जिसमें हम MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, और इसके लिए हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया है सीना रानी। और इसी मिशन दिव्यास के तहत डीआरडीओ अग्नि 5 को डेवलप कर रहा है। तो अग्नि 5 में पहली बार MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, और अग्नि 5 मिशन दिव्यास का एक पार्ट, और इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सीना रानी। आपको पता होगा कि अपने पास यानी डीआरडीओ के पास अग्नि सीरीज है, यानी अपने पास अग्नि श्रृंखला मौजूद है। जैसे हम लोग जब देखते हैं अपने यहां अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड और अग्नि फोर्थ, अपने पास ये 4 हैं। और ये चारों सीरीज है ये लगभग 700 किलोमीटर से लेकर के और 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यानी अपने पास अग्नि की जो सीरीज है वो 700 किलोमीटर से लेकर के और 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। तो ये अग्नि फर्स्ट से लेकर के और अग्नि 4 तक ये 4 पूरी सीरीज है अपने पास। अब इसी अच्छा ये तो एक नए अलग तरीके से डिजाइन करी गई थी, लेकिन अब डीआरडीओ क्या चाहता है कि जो अग्नि 5 है, पहली बात तो अग्नि 5 की जो मारक क्षमता है वो लगभग 5000 किलोमीटर से लेकर के और 6000 किलोमीटर तक, यानी ये डीआरडीओ की वो मिसाइल बनेगी जिसकी मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर तक होगी। लेकिन इसमें MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाई गई है सीना रानी। तो सीना रानी अभी बहुत चर्चा में है क्योंकि मिशन दिव्यास्त्र इनका मेन प्रोजेक्ट है। तो मिशन दिव्यास्त्र इनका मेन प्रोजेक्ट है। तो एक तो करंट अफेयर्स को पढ़ना था सीना रानी को, तो MIRV अच्छा इनकी रेंज में लिख लो। अब बात चले तो यहीं पर आप इनकी रेंज में लिख लो क्योंकि ये मिलाने का आएंगे। अब देखिए जो अग्नि फर्स्ट ये लगभग 700 किलोमीटर मार करने में सक्षम है। जो अग्नि सेकेंड है ये लगभग 2000 से लेकर के 2500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। जो अग्नि थर्ड है ये लगभग 3000 से 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। जो अग्नि 4 है अभी 4000 से लेकर के और 4500 किलोमीटर तक
मार्क करने में सक्षम। तो ये हमारे पास अग्नि की सीरीज है और ये स्टार्ट किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, बाद में पृथ्वी थॉमस ने इसको लीड किया था। लेकिन ये अग्नि की जो सीरीज है ये पूरा का पूरा एपीजे अब्दुल कलाम का मॉडल था। तो अब तक अपने पास इतनी सीरीज तो अवेलेबल है, लेकिन अब जब सरकार ने नया काम शुरू किया जिसे अग्नि 5 में आ गए, तो अब स्टार्ट हो रहा है अग्नि 5। बस यहीं से सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया और नाम रखा है मिशन दिव्यास्त्र। तो ये डीआरडीओ का वो प्रोजेक्ट है जिसे आज मिशन दिव्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। ये मिशन दिव्यास्त्र के नाम से, कहां से? अग्नि 5 से। और इसमें हमने MIRV टेक्नोलॉजी यूज की। तो ये अग्नि का नया वर्जन है। अच्छा, अब ये जो सीनरानी है, इन पर एक फैक्ट और डालेगा। इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया था। तो सीनरानी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, और ये इन्हें 2016 में मिल चुका। तो डीआरडीओ ने इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया था 2016 में। तो अभी करंट अफेयर्स में रही है सीनरानी। पढ़ा था तुम लोगों ने सीनरानी के बारे में? आंख वाले दृष्टि खरीद तो लिया तुम लोगों ने? खत्म नहीं किया? 22 तारीख पेपर है, तो पेपर चल रहा है क्या? आरओ के लिए भी आज पेपर में आ गया। अभी मैं धनजर पढ़ के आया हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि बहुत जल्द उसकी भी डेट निकाल दी जाएगी। बहुत जल्द? नहीं, एक ही शिफ्ट, आज वाले है, एक ही शिफ्ट में होना है उसका। 2 शिफ्ट में कमीशन कोई पेपर निकला है। एक हफ्ते पहले सेंटर नहीं मिले थे? नहीं, आज वाले इसमें पेपर था, उसमें दैनिक में दिए थे। अब तो हाँ, अब तो सरकार ने रेंज बढ़ा दिया ना। अब तो जैसे अब तक पीसीएल पेपर कोई मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं लगता था, लेकिन अब सरकार ने उसका भी रेंज ले लिया कि पीसीएल का पेपर भी हम इस तरीके के कॉलेज में भी करवाएंगे। जो टेक्निकल कॉलेज है अपने पास, मेडिकल कॉलेजेस हैं अपने पास, जहाँ कहीं जगह मिल जाएगी हम वहाँ करवा देंगे। सही भाई, कितने सारे टेक्निकल कॉलेज हैं, बहुत सारी सीट रहती है वहाँ पर, करवाओ, और क्या दिक्कत नहीं? वहाँ पे ऐसे नहीं करते। हाँ, तो अब देखिए उसका रेंज करा दिया और अब टेक्निकल कॉलेज भी ले रहे हैं उसमें, तो बढ़िया है और अच्छी कॉलेज मिल जाएंगे। पिछला महीना तो 2300 कुछ मिले। हाँ, लेकिन आज जो लिखा अभी उसमें दैनिक में पढ़ के आया तो वहाँ पर दे रखा है कि मतलब कमेटी जो है ये सब देते रिपोर्ट दे देगी जनवरी में होगा। उम्मीद तो यही, उम्मीद तो कुंभ से पहले ही कराने की बात हो रही है। देखिए उस पर क्या कमेटी की सिफारिश आज वाले पेपर दिए देखिए। लेकिन इसका मेंस अप्रैल में ही कराने को तैयार है और अप्रैल से पहले करा दें ताकि इनका सेशन एकदम सही हो जाए। तो ये पीसीएल का सेशन सही करने के चक्कर में लगे होंगे। अभी देखिए सारा टारगेट पीसीएल 2024 में ही करा के खत्म कर दिया ताकि ये सेशन इनका अपना शेड्यूल रहेगा। मार्च अप्रैल में इसका अभी मेंस करा लेंगे तो ये वाला काम खत्म हो जाएगा और 2025 वाले हैं विज्ञापन निकाल देंगे। हेलो, हाँ बेटा, हाँ तुम आ गए थे। कोई
दूसरी महिला कहाँ देखो, तो एक महिला होगी। क्रिस्टीना को जानते हो तुम लोग? तुम तो ऐसे एक्सप्रेशन दे जैसा कि मेरे मोहल्ले में रहती। हम अपने मोहल्ले की बात नहीं कर रहे। सिचकोवा, ये है क्रिस्टीना सिचकोवा। अभी तुम जानते नहीं थे और अब तुम जुबान लगाने लगे हैं। तो क्रिस्टीना सिचकोवा, बता दिए कौन है? ये वो महिला है जो अभी न्यूज में है। सर अगर आयोग आपको पेपर बना के दे दे तो आप तो पेपर बना देंगे। तुम्हारे अच्छे बनेंगे? नहीं, हमारे लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। बताइए कौन है ये क्रिस्टीना सिचकोवा? ये चेक गणराज्य की मॉडल है, चेक रिपब्लिक। ये चेक गणराज्य की मॉडल है, चेक गणराज्य, ये चेक गणराज्य की मॉडल है। और अब ये क्या बनी है? मिस वर्ल्ड। बताइए तुम लोग इनको नहीं याद कर पाते। ये मिस वर्ल्ड है 2023। तो मिस वर्ल्ड 2023 देख लो तुम लोग। तो 2023 में अभी इनको मिस वर्ल्ड का टाइटल दिया गया है। और ये अभी 9 मार्च 2024 को अभी मुंबई में ये सेरेमनी आयोजित की गई थी। तो 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजन हुआ और क्रिस्टीना सिचकोवा को 2023 का मिस वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया। तो ये मिस वर्ल्ड है 2023 की। और इसी इवेंट में यस्मीना, इसी इवेंट में यस्मीना जेटल, यस्मीना जेटल यस्मीना जेटल ये फर्स्ट रनर नहीं है। तो ये तुमको याद करना है। अच्छा, इंडिया से इसमें कौन रहा है? सुनील शेट्टी। क्यों सुनील शेट्टी गए थे क्या इसमें? सिनी शेट्टी। हमको लगा तुम कह रही सुनील शेट्टी। तो सिनी शेट्टी ये इंडिया से थी और ये टॉप 8 तक पहुंची थी। बस ये टॉप 8 तक आई है सिनी शेट्टी। उसमें पड़े सुनील शेट्टी का नहीं।
अभी तुम लोगों ने एक और महिला का नाम सुना होगा, बिल्किस मीर का। जी। बिल्किस मीर, बिल्किस मीर। तो ये भाई क्यों चर्चा में नहीं है बिल्किस मीर? तो बिल्किस मीर बता बोलो, बिल्किस मीर, बिल्किस मीर ये इंडिया की पहली महिला ज्यूरी है पेरिस ओलंपिक में। ये सवाल अभी एग्जाम में आएगा। वो जो दृष्टि खरीद लो, पढ़ नहीं लो क्या? उस पर कवर पर चढ़ा दो, उसको रख दो। फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन ज्यूरी इन पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला ज्यूरी। रोइंग प्लेयर है क्या ये? रोइंग प्लेयर है। हाँ, अब देखिए बिल्किस मीर, और ये है कहाँ की? सबसे खास बात ये भी ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर की नहीं। अब देखिए बिल्किस मीर ये जम्मू कश्मीर के हैं, और ये इस बार के पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला ज्यूरी बनी थी। पहली बार इंडिया की किसी महिला को पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी बनने का मौका मिला। और ये है क्या, ये भी जानना पड़ेगा इनके लिए। ये कैनोइस्ट है, कैनोइस्ट, ये कैनोइस्ट है, नौकायन से संबंधित। ये भी एक प्लेयर रही है कैनोइस्ट। डल झील से अपना करियर शुरू किया था। तो डल झील में सबसे पहले ये बोटिंग करती थी, नौकायन, फिर वहीं से ये अपना करियर स्टार्ट की, फिर बाद में आज ये ज्यूरी बनी। तो जो बिल्किस मीर है ये कैनोइस्ट है, डल झील से ये नौकायन का काम करती थी। तो ये किस लिए फेमस हुई है, क्या नाम है, तो पूरा इनका समझना है। तो ये इंडिया से आज ये रिप्रेजेंट कर रही है। ये है बिल्किस मीर। ज्यूडिथ सुमिनवा, ज्यूडिथ सुमिनवा तुलुका, ये कौन है भाई? ज्यूडिथ सुमिनवा तुलुका। ये भी चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में क्यों है? तुम कहां निकल गए थे? कलेवा करने। बाकी लोग सब कलेवा करके आते हैं, यहाँ जाने बाद सीधे खानों से बैठते हैं। सर को सीधा मिल ही नहीं रहा था। तो कहाँ निकल गए? बहुत दूर है। आशियाना चौराहा पे स्प्राउट्स में।
भैया ये कौन है? जूडिथ सुमिनवा तुलका, ये डीआर कॉन्गो की प्रधानमंत्री है और ये अफ्रीका के किसी राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये सब अभी पीसीएस में यही तुम्हारे सब मिलेंगे करंट अफेयर्स। तुम लोग पढ़ क्या रहे हो कुछ भी? तो 12 जून 2024, ये देखिए 12 जून 2024 she became प्राइम मिनिस्टर ऑफ डीआर कॉन्गो। 12 जून 2024 को डीआर कॉन्गो की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। उनके नाम पे मत जाओ। गांव में किसी नाम सुमन हो तो उसको बिगाड़ कर सुमनवा कर दो, तो वही है। तो जूडिथ सुमिनवा तुलका तो 12 जून 2024 को डीआर कॉन्गो की प्रधानमंत्री। और सबसे बड़ी बात क्या निकल के आएगी इनके लिए कि अफ्रीका में सोचिए 54 देश हैं, उनमें से तो ये बात आप लिखेंगे कि फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफ्रीकन नेशंस। अफ्रीका के किसी राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री, अफ्रीका के किसी भी राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो अफ्रीका के किसी भी राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री। सोचिए अफ्रीका में 54 नेशंस है, 54 देश हैं। अफ्रीका में 54 देश है, अब तक कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बना। पहली बार किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया अफ्रीका के किसी नेशन से। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स में इसीलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जूडिथ सुमिनवा तुलका ये अफ्रीका के किसी भी राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये डीआर कॉन्गो की। आने वाले समय के लिए जो बढ़िया करंट अफेयर्स बनेगा आरओ के लिए, मोदी जी की अफ्रीकी यात्रा देखी, सारे देशों ने अपने यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड दे रहे, सब देखिए अपने यहाँ का सबका जो बेस्ट अवार्ड था वो सब मोदी को देंगे। और आज देखिए कनाडा ने भी अपना बयान बदल दिया और कनाडा ने भी कहा कि नहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा, संबंध सही हो जाएंगे हमारा। और आज देखिए आधे के हर अखबार में छपा हुआ है। कई राष्ट्राध्यक्ष ने कहा है कि मोदी के जैसे और भी कई प्रधानमंत्रियों की जरूरत है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई साख है भारत की। देखिए आज कई राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं कि मोदी के जैसे और कई प्रधानमंत्री होने चाहिए। रूट्स तो वीक हो रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय भले वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हाँ रूट्स तो वीक हो रहे हैं। नहीं, असल में होता क्या है, देखिए जब हम एक बड़ा सिस्टम चलाते हैं तो उस बड़े सिस्टम की बड़ी खामियां होती हैं। जैसे आपका घर अभी केवल 2 बच्चों का हो तो मैनेज करना बड़ा आसान रहेगा, उस पर नियंत्रण बड़ा आसान रहेगा। अभी एक ज्वाइंट फैमिली हो तो उसमें 20 लोग हो, अब आपका नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। आप व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे हो सकते हो व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन आप उस पूरे घर को बहुत अच्छा चलाओगे और घर का हर सदस्य आपसे खुश होगा, असंभव है, हो ही नहीं सकता। आपके ही बच्चे आपसे खुश नहीं होंगे। नहीं, क्योंकि ये हम लोग एथिक्स में पढ़ते हैं इस बात को, ये हमारी डिमेरिट होती है। सिस्टम बड़ा होगा तो हम लाइक करेंगे, हमारा किसी से कम्युनिकेशन गैप होगा, किसी से हम बहुत अच्छा बात नहीं कर पाएंगे, किसी टाइम नहीं दे पाएंगे, किसी की जरूरत नहीं पूरी कर पाएंगे, किसी की बात नहीं सुन पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो चलता रहेगा। कोई खुश रहेगा, कोई नाराज रहेगा, कोई खुश रहेगा, ये घर में चलता रहेगा। हमने जिसकी बात पहले मान ली, जिसको काम कर दिया वो खुश हो गया, जिसकी बात हम सुन रहे लेकिन कर नहीं रहे तो हमसे पसंद नहीं। एक घर में आप ले लो, एक पिता को ले लो, वो बहुत अच्छा होता है। अगर उसके 3 बच्चे हैं, उन तीनों बच्चों ने राय लेके देखो आप क्या अपने पिता के बारे में क्या बोलते हैं, चेंज हो जाएगा, ओपिनियन चेंज हो जाएगा। तीनों बच्चे पिता को अच्छा नहीं बोलेंगे, एक समय के बाद नहीं बोलेंगे।
जबकि ऐसा नहीं कि वो खराब है, नहीं। हो सकता है मोहल्ले के लोग बहुत तारीफ करते हैं, हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसी के घर वाले उसको पहचाना होगा, और ऐसा ही होगा। मैंने हमेशा एक चीज महसूस करी, हमेशा, कि तुम जितने भी शीर्ष पर लोग जो विराजमान, पूरी दुनिया का इतिहास उठा लीजिए आप सब करंट अफेयर्स पढ़ते चीजें देखते हैं, दुनिया में जो टॉप पे है उनकी पर्सनल लाइफ इतनी गंदी क्यों होती है? सोच के देखिए आप, जितने टॉप पे हैं, जो शीर्ष पे हैं, जो सत्ता के शीर्ष पे हैं दुनिया में, उनका परिवार उनके साथ नहीं रहता कभी। उनकी वाइफ से उनका डिवोर्स हो चुका होगा, उनके बच्चे अलग रह रहे होंगे, कभी उनके साथ कोई रहते ही नहीं। ये शीर्ष पर जाने की पहली शर्त है। अगर इस शर्त को जो तैयार होते हैं वही शीर्ष पे जाते हैं, नहीं तो शीर्ष पे नहीं कोई जा पाता। और वो आदमी व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे होते हैं, उसके बाद भी ऐसा क्या होता है कि उन्हीं का परिवार उनका साथ छोड़ देता है। आपको नहीं लगता कि ये कुछ चीजें अलग अलग लग रही? अभी देखिए ए आर रहमान का 30 साल का डिवोर्स हो गया। अब सोचिए, ए आर रहमान जैसा आदमी 30 साल तक रहने के बाद देखिए अब डिवोर्स हो गया। देखिए 30 साल के बाद डिवोर्स होने का कोई मतलब बचता है? 30 साल के बाद डिवोर्स, भाई चलो ठीक, साल 2 साल 3 साल भाई चलो संबंध नहीं अच्छे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, भाई चलो अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही, भाई चलो टाइम नहीं दे पा रहे, ये बातें साल 2 साल 3 साल 4 साल तक समझ में आती है। 30 साल के बाद डिवोर्स, तो इसका मतलब क्या बता? इसका मतलब बताता है ना कि मतलब आप सीट पर अकेले रहेंगे, ये शर्त है आपके साथ रहेगा नहीं कोई। अगर ये सब मंजूर तो आप सीट पे जाइए, अदरवाइज नहीं। और मैंने दुनिया के हर बड़े टॉप पर रहने वाले व्यक्ति को देखा, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो बिल गेट्स हो। आप देखिए बिल गेट्स का जब डिवोर्स हुआ तो मेलिंडा गेट्स के साथ तो दुनिया का सबसे महंगा तलाक माना जाता है। अब सोचिए बिल गेट्स जैसे लोग जो दुनिया को लीड करते हैं ना, वो भी आज अकेले, उनका भी डिवोर्स हो गया। तो ये बहुत क्रूर सत्य है दुनिया का कि शीर्ष पर तो आप अकेले रहेंगे अगर शीर्ष पे रहना, नहीं तो आप शीर्ष पे नहीं रह सकते, क्योंकि व्यस्तताएं इतनी ज्यादा होती हैं, काम इतना ज्यादा होता है। शीर्ष पर रहने की शर्त ये होती है कि आप घर में नहीं रह सकते, घर आपकी प्राथमिकता नहीं होती, और जैसे वो आपकी प्राथमिकता नहीं रहती वो लोग आपका साथ छोड़ देते, क्योंकि हर व्यक्ति आपसे समय चाह रहा होता है और वो आपके पास होता नहीं। सोच के देखिए आप, और वही सारी चीजें खराब हो जाती है। तो मोदी का सिस्टम, मोदी थोड़ी, हमारा जो प्रशासन है, ब्यूरोक्रेट, अभी मैं पढ़ के आया हूँ अखबार में, गोरखपुर में अभी जो एसआई भर्ती हुई है उसी में एक नई लड़की भी दरोगा बनी, वो अभी 10,000 घूस लेते हुए पकड़ी गई, अभी देखिए उसको सस्पेंड कर दिया जाए, अभी 2 साल पूरे भी नहीं नौकरी। अब बताइए, तो हाँ वो तो दिखा रहा है फोटो, वही अंकिता पांडे करके, क्या नाम है इसका, यही नाम ना। अब बताइए ये क्या है? भ्रष्ट कौन है? सरकार थोड़ी, मशीनरी। भ्रष्ट कौन? मशीनरी, सिस्टम। और उसकी वजह से बदनाम कौन होता है? शीर्ष पर बैठा व्यक्ति। काम कौन करता है? क्लर्क बाबू, और वो भ्रष्ट है, उसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। ये तो होता है। और साफ खराब किसकी होती है? सरकार। गलती कौन करता है? बच्चे। मोहल्ले में कहा किसको जाता है? आपके माँ बाप को। हम तो देखते हैं एक लड़की अपने घर जब जाती है ससुराल ब्याह करके, तो उसकी हर एक गलती के लिए उसकी माँ को दोष दिया जाता है। देखिए उसके साथ क्या बोलती है, तुम्हारी माँ ने ये सिखाया, तुम्हारी माँ ने ये सिखाया। अरे उसकी माँ ने तो उसको बहुत अच्छा सिखाया था, वो कर नहीं देना, वो तो उसकी दिक्कत है। उसकी माँ थोड़ी कहती तुम यहाँ जाना वहाँ मकारी करना। भाई सोच के देखो, भाई उसकी माँ ने थोड़ी कहा तुम यहाँ जाना मकारी करना। अब अगर वो कर रही थी इसका मतलब उसकी माँ की गलती थोड़ी, लेकिन उसके बाद देखिए उसकी हर एक गलती के लिए उसकी माँ को टोका जाता है कि तुम्हारी माँ ने ये सिखाया, तुम्हारी माँ ने ये बताया। देखिए हर, अब उसकी परवरिश पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है। तो अब बताइए, सोचे देखिए, क्या माँ अपने बच्चों को गलत शिक्षा देती? नहीं, वो तो हम हैं जो उनकी साख चाहे तो बढ़ा दे, चाहे साख खराब कर दे। तो प्रतिभा ये दिक्कत हमारी मशीनरी की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। सरकार कभी
उस टाइप काम नहीं चाहती, वो तो चाहती कि बेटरमेंट हो। लेकिन हमारे जो मशीनें जिससे जो एग्जीक्यूशन में है, जो वास्तव में लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं, वही भ्रष्ट है। अब देखिए एक लेखपाल है गांव तैनात हो, अब देखिए वो बिना पैसे काम नहीं कर रहा। अब ये दिक्कत किधर है? ये सरकार की दिक्कत। सरकार ने कोई फिक्स थोड़ी कर रखा तुम इस काम के लिए इतना पैसा लेना। अब वो देखिए अब हर काम के लिए पैसा मांग रहा है। ये दिक्कत किसकी? सर पिछले साल एक रिपोर्ट थी, उसका 1 लेखपाल 3 करोड़ उसके पास में मिला। तो दिक्कत इधर है ना, मशीनरी में दिक्कत हमारा जो मशीनरी है, जो सिस्टम में काम करता है, दिक्कत उधर है। बस ये कि हम लोग उसको उसी तरह समझते हैं। तो जुडिथ सुमनवा तुलका ये अवेडियार कॉन्गो की प्रधानमंत्री बनी, और ये महिला प्रधानमंत्री, और ये अफ्रीका के किसी भी राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री, और वहां पर 54 है उसमें से पहली बनी। अब देखिए एक और नाम, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टिना जॉर्जीवा, ये सारे नाम रटिए, ये आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा क्रिस्टिना जॉर्जीवा ये तो बहुत बड़ा नाम है, आप जानते होंगे। IMF की MD है, इन्हें दोबारा MD रीअपॉइंट कर दिया गया है। अब ये दोबारा नए कार्यकाल के लिए अपॉइंट हो जाएंगे। जो क्रिस्टिना जॉर्जीवा है, ये 1 अक्टूबर 2019 को अपॉइंट हुई थी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। IMF की प्रबंध निदेशक अपॉइंट हुई थी 2019 में। अब इनको दोबारा रीअपॉइंट कर दिया गया है। यानी 1 अक्टूबर 2019 को पहली बार क्रिस्टिना जॉर्जीवा IMF की प्रबंध निदेशक बनाई गई थी, और ये उस समय जब बनी थी तो ये 12th MD थी। ये 12वीं प्रबंध निदेशक थी IMF की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, और अभी इनको दोबारा रीअपॉइंट कर दिया गया है। तो आपको समझना है कि 2024 में इन्हीं को रीअपॉइंट कर दिया गया, इन्हीं को दोबारा बना दिया गया है। तो ये रीअपॉइंटेड है एज 13th MD, 13वें प्रबंध निदेशक के तौर पर पुनः निर्वाचित। तो अब ये दोबारा अभी MD बन गई है। यानी 1 अक्टूबर 2019 को जब इन्हें IMF का MD बनाया गया था, तो ये उस समय 12 नंबर की थी, 12वीं प्रबंध निदेशक थी, और अभी इनको 13वीं प्रबंध निदेशक बना दिया गया। अभी 13th MD, अभी 13th MD बनी। तो क्रिस्टिना जॉर्जीवा अभी 2024 में इन्हें पुनः निर्वाचित कर दिया गया है। अभी 13th मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे IMF। तो ये नाम आपको याद करना है। अच्छा, कुछ बातें करीना कपूर की कर लेते हैं। हालांकि तुम लोग इनके बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन अभी फिलहाल ही करंट अफेयर क्यों ये जानना है। करीना कपूर खान, क्या जानते हो इनके बारे में? मतलब अभी करंट अफेयर्स में क्यों है, मतलब ये बात।
यूनिसेफ ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया इंडिया के लिए। तो ये यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई, ये अब समझना है आपको। अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। तो यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त, यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। तो इन्हें यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो करीना कपूर को अभी यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो 2024 में, यानी इधर ये करंट अफेयर्स में इसीलिए है क्योंकि इन्हें अभी यूनिसेफ ने यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। हम तुमको आज इन महिलाओं के बारे में बताते हैं। अनामिका बी राजीव, क्या जानते हैं इनके बारे में? अनामिका बी राजीव, अनामिका बी राजीव अभी बहुत ही चर्चा में रही है। अनामिका बी राजीव ये है फर्स्ट वीमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी सवाल मिलेगा एग्जाम में। अनामिका बी राजीव फर्स्ट वीमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट, भारत की पहली महिला नौसेना हेलीकॉप्टर पायलट, भारत की पहली महिला नौसेना हेलीकॉप्टर पायलट। तो अनामिका बी राजीव ये भारत की पहली महिला नौसेना हेलीकॉप्टर पायलट है। और इन्होंने उड़ाया क्या है? मिग 21, मिग 21 बाइसॉन, ये देखिए इसकी पायलट है। तो अनामिका बी राजीव मिग 21 बाइसॉन की पायलट है। ये इनकी सोलो फ्लाइट थी और इन्होंने इसे और इन्हें गोल्डन विंग्स दिया गया। और ये किसी भी पायलट को सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है, शी इज अवार्डेड विद द गोल्डन विंग्स, गोल्डन विंग से सम्मानित। गोल्डन विंग से सम्मानित। तो ये भी चर्चा में रही। तो अनामिका बी राजीव ये भारत की पहली महिला नौसेना हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, मिग 21 बाइसॉन की महिला पायलट बनी है। इन्हें गोल्डन विंग से सम्मानित किया गया है। क्लॉडिया शेनबॉम, क्लॉडिया शेनबॉम ये कौन है? ये क्यों चर्चा में नहीं भाई? क्लॉडिया शेनबॉम, क्लॉडिया शेनबॉम ये क्यों चर्चा में नहीं? आज तुम्हें इन महिलाओं को ही पढ़ा रहे हैं, बताइए कौन है?
क्लॉडिया शेनबाउम, ये मैक्सिको की प्रेसिडेंट बनी है अभी, इन्हें मैक्सिको का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो जो क्लॉडिया शेनबाउम became 66th president of Mexico, 66th president of Mexico, मैक्सिको की 66वीं राष्ट्रपति बनी है। 1 अक्टूबर 2024 को, देख रहे अक्टूबर का करंट अफेयर्स, 1 अक्टूबर 2024 को इन्हें, तो जो क्लॉडिया शेनबाउम है, ये 1 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको की 66वीं राष्ट्रपति बनी है। और ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लिखना है कि फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, ये समझना है, ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। तो ये जो पहला वाला रिकॉर्ड बन रहा है ना, यही तो तुम्हारे करंट अफेयर्स का मेन कंटेंट रहेगा, ये जरूर मिलेंगे, या तो मिलाने को आ जाएंगे सीधे, एक तरफ देश एक तरफ राष्ट्र सीधे मिलाओ, जैसे आरओ में आ रहा है, तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा ना, क्योंकि ये नाम सुने नहीं होंगे तुम्हारे। रुचिरा कंबोज, आप जानते हो बहुत ही चर्चा में रही है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज तो रुचिरा कंबोज अभी चर्चा में रही है। पहली बात तो ये आईएफएस ऑफिसर है, भारत से विदेश सेवा में रही है, तो ये आईएफएस ऑफिसर है, विदेश सेवा में रही है। 1987 बैच की ये आईएफएस थी, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि सर्व एज फर्स्ट वीमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशंस, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि, अभी रिटायर हो गई, इसलिए चर्चा में। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रही हैं, और ये यहां पर रही हैं अगस्त 2022 से मई 2024 तक। ये देखिए, यानी अगस्त 2022 से मई 2024 तक ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर रही। और ये कहां का रही, जरा देखो, had been Indian ambassador to Bhutan। पहली बात तो ये देखो, भूटान में
भारतीय राजदूत रही हैं। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त रही हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त रही हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त रही हैं। तो ये अभी सवाल बनेगा रुचिरा कंबोज के बारे में कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। तो ये भूटान में भारतीय राजदूत रही हैं, दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त रही हैं, हाई कमिश्नर रही हैं, और इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही हैं यूनेस्को में। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनेस्को। यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि। तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ में भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, यूनेस्को में भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही हैं। और केवल पॉलिटिकल साइंस से एमए किया था बस। एमए पॉलिटिकल साइंस सीधे यूपीएससी और यूपीएससी सीधे आईएफएस और आईपीएस से देखे करिए कहां देखे। कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं होती बड़े पदों पर जाने के लिए। बताइए एमए पॉलिटिकल साइंस बस। और एमए पॉलिटिकल साइंस करने के बाद देखो कहां जा रही है, हाई कमिश्नर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भूटान है, केवल एमए करके। तो ये बहुत अलग अलग पदों पर रही है। तो अभी ये नाउ से रिटायर। नाउ से रिटायर, अभी सेवानिवृत्त होंगे। और इन पदों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा तो आपको कहीं ना कहीं सरकार के साथ जुड़ने का मौका मिल जाता है। वो आपको एज अ सलाहकार आपको ले लेते हैं। अवनी समझती देखिए अपने आप, अवनी समझती देखिए रिटायर हो गए थे ना वो आईएएस से, उसके बाद देखिए योगी जी के वो सलाहकार करेंगे। मतलब रिटायरमेंट की जैसे रिटायरमेंट हुआ उसके 15 दिन के बाद उनको तुरंत ही रीअपॉइंटमेंट कर दिया एज एडवाइजर। अब इस समय वो योगी जी के सलाहकार हैं। तो बस वो ऑफिशियली रिटायर्ड हुए, बाकी देखिए वो सलाहकार है। तो बात वही है, उनका कद वही बना रहा। वो मुख्यमंत्री के सलाहकार, मतलब ऑफिस अभी भी जाना है बस बताओ आईएएस नहीं, अब बताओ सलाहकार जा रहे हैं। बात वही, उनका प्रोटोकॉल वही है। हाँ, और क्या जहां वो योगी जी का काम होता है वहां उन्हीं भेजते हैं। वो मेन काम करता उनके वही है। इन पदों की एक बड़ी अच्छी खास बात है, सुप्रीता, कैप्टन सुप्रीता, कैप्टन सुप्रीता, क्या जानते हैं इनके बारे में भाई? कैप्टन सुप्रीता अब देखिए तुम एक को बता नहीं रहे उनको, कैप्टन सुप्रीता बहुत ही चर्चा में नहीं है। कैप्टन सुप्रीता सिटी पूरा नाम, कैप्टन सुप्रीता सिटी।
ये मैसूर की रहने वाली है, इनका नेटिव प्लेस है मैसूर। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर, जिनकी पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में हुई। तो कैप्टन सुप्रीता। कई रिकॉर्ड बने अभी जुलाई 2024 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। सेकेंड इंडियन आर्मी वीमेन ऑफिसर। और तुमको सबको उठ के सुबह आने में ज्यादा लगता है? और देखो ये सेकेंड इंडियन आर्मी वीमेन ऑफिसर, यही तो अंतर है। तुम पढ़ रहे हो और इनको पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। अंतर देखा क्या है? तुम पढ़ रहे हो और इनको पढ़ाया जा रहा है। भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी, भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी, सेकेंड इंडियन आर्मी वुमेन ऑफिसर, भारतीय सेना की दूसरी महिला ऑफिसर और आर्मी एयर डिफेंस की पहली महिला अधिकारी। दूसरी यानी भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी और आर्मी एयर डिफेंस की पहली महिला अधिकारी, जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया है। सही से लिखिएगा। भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी, आर्मी एयर डिफेंस की पहली महिला अधिकारी, जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया है। तो सियाचिन ग्लेशियर में इनको तैनात किया गया है। और सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली ये भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी है और आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स की पहली महिला अधिकारी है, जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया है। बताइए, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। अच्छा, यहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया, इसका नाम क्या है? ये कई बार पूछा गया, ऑपरेशन मेघदूत। तो सियाचिन ग्लेशियर में सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। तो ये सियाचिन ग्लेशियर के लिए ही चलाया गया था। तो सियाचिन ग्लेशियर के लिए ही सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। और आईएएस में देखिए, अभी पिछली बार पूछा गया था सियाचिन ग्लेशियर कहां स्थित है, उसकी लोकेशन आया था इन द नॉर्थ ऑफ, तो ये इन द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में आता है सियाचिन ग्लेशियर, तो दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। तो यहीं पर ऑपरेशन मेघदूत तैयार किया गया था। कर्नल अंशु जामवाल, कर्नल अंशु जामवाल, हाँ 84 के आसपास चलाया गया, 84 के आसपास चलाया गया। कर्नल अंशु जामवाल, ये कौन है? कर्नल अंशु जामवाल कर्नल अंशु जामवाल, फर्स्ट वीमेन ऑफिसर
टू कमांड एयर डिफेंस रेजिमेंट इन द जम्मू कश्मीर। ये अभी चर्चा में है, जुलाई में अपॉइंटमेंट हुआ है इनका। तो जुलाई 2024, तो जुलाई 2024 में इनके सबकी फोटो देखो जूम करके और कुछ सीखो अगर दिमाग में कुछ है। किसी तरीके तो अंदर कुछ गर्मी बने। फर्स्ट विमेन टू कमांड एन एयर डिफेंस यूनिट इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना की एयर डिफेंस टुकड़ी को नेतृत्व देने वाली पहली महिला। ये वीमेन एम्पावरमेंट है। देखिए आज महिलाओं की तैनाती कहां हो रही। महिला देखिए सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हो और तुमको घर में जाड़ा लग रहा है। फर्स्ट वीमेन टू कमांड एन एयर डिफेंस यूनिट इन द इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना की एयर डिफेंस टुकड़ी को नेतृत्व देने वाली पहली महिला। तुम लोग यहीं पर जुकाम बुखार से ग्रसित हो, वहां भेज दिया जाए तुमको लगता है तो प्रारंभिक छात्र देकर के वहां बुलाना पड़ेगा। और लिखो तो मरणोपरांत प्रारंभिक छात्र से सम्मान। अभी सब कुछ ज्ञान नहीं है। हाँ? अंडर 30 है सारे। हाँ, और अभी से जुकाम बुखार सर्दी खांसी मतलब सर ये तो लोग पॉइंट। हाँ, अरे और क्या, ये सब यंगेस्ट लोग जा रहे हैं। यंगेस्ट लोग हैं जो गए हैं वहां, जो जा रहे हैं, उन्हीं तैनाती वही रही वहां। यहाँ पे जो बैठे वो भी सब यंगेस्ट ही लोग तो हैं। ये कौन है रिटायरमेंट के चरित्र। उसके बाद भी देखे हवा लगते ही इधर बैठे थे सामने। क्या कमेंट करें इसके बारे में। हवा बिगड़ती है तो पहले बिगड़ जाते हैं और ये सब बनेगा अधिकारी। विभाग में जा ही नहीं पाएंगे कभी, परमानेंट बीमारी ना करेंगे। अब देखिए जिया राय, अभी ये कौन है भाई। अब देखो आज तो कुछ छांट के केवल महिलाएं बना रहे हैं। और तो मेरे में किसी महिला जानते नहीं थे। अब देखो जिया राय चाहिए, कौन है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला विकलांग स्विमर है। विकलांग पैरा स्विमर है, पैरा स्विमर। 16 साल की। और क्या। और केवल इतना ही नहीं, ये यंगेस्ट है। ये देखिए रिकॉर्ड क्या बना है, यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट। ये देखिए रिकॉर्ड क्या है, यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर। टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल पार करने वाली, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तेज पैरा तैराक। ये मुंबई की है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तेज दिव्यांग तैराक। तो ये पैरा स्विमर है, पैरा स्विमर विकलांग है। देख रहे जो, अब बताइए पैरा स्विमर विकलांग है, उसके बाद भी इंग्लिश चैनल
मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, मेरी बेटी 3rd में, उसकी बुक में है सुधा चंद्रन का एक डिटेल, तो मैंने अपने बच्चे की बुक में पढ़ा था। तो सुधा चंद्रन का एक पूरा उसमें डेटा पब्लिश हुआ था, उसकी मतलब उसके चैप्टर का नाम था डिसेबल्ड पीपल्स हु क्रिएट द हिस्ट्री, इस नाम से उसकी जीके में एक उसके, तो वो एक दिन पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा देखो क्या है, तो मुझे इंटरेस्ट, मैं उसका पढ़ रहा था, तो उसमें बड़ा अच्छा एक डेटा मुझे मिला। यानी सुधा चंद्रन, सोचिए आर्ट डांसर है वो सुधा चंद्रन, और इंडिया की बड़ी फेमस डांसर है, और उनके एक पैर नहीं है। सुधा चंद्रन को आप अभी गूगल पे सर्च करके देखो, वो इंडिया की सबसे बेहतरीन डांसर है, और ताजुब ये है कि उनका एक पैर आर्टिफिशियल लगा हुआ है, प्रोस्टेट लेग लगा हुआ है। अब सोचिए एक डांसर जिसका एक पैर आर्टिफिशियल हो, अब वो आज इंडिया का बेस्ट डांसर हो, नहीं लगता कि ये बिल्कुल सीधा बेस्ट एक्टर? अब नहीं लगता कि बड़ा ये अपोजिट बातें लग रही, क्योंकि डांस करने के लिए तो पैरों का सही सलामत होना जरूरी है ना, और अगर एक पैर आर्टिफिशियल हो, प्रोस्टेट लगाओ, उसके बाद वो बेस्ट डांस करती है, तो इसका मतलब, तो इतिहास बताता है कि जो विकलांगता रही है, जिसने इस पर ओवरकम कर लिया, जिसने इसको हावी कर लिया, वो खत्म हो गया, और जो इस पर हावी हो गया वो इतिहास बना देंगे। और यहाँ आदमी थोड़ा बीमार होगा तो वो कहता है लोग बीमार चल रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे, वो उसी में डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि अंदर से उसकी विल पावर नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, अंदर की विल पावर, इच्छा शक्ति नहीं है उसके। और वहीं पर अब देखिए ये क्या है, यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तेज दिव्यांग तैराक, मात्र 16 साल की है, 16 ईयर्स की है, मुंबई से। तो ये मुंबई की है और मात्र 16 वर्ष की। हाँ ये देखिए, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं और बहुत अच्छे डांसर हैं। इनका एक पैर आर्टिफिशियल एक्सीडेंट हुआ था, उसमें फिर इनका पैर चला गया। अब सोचिए फास्टेस्ट का मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस कितनी, 34 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, ये ज्योग्राफी में आता है कि इंग्लिश चैनल की दूरी कितनी है, 34 किलोमीटर। इंग्लिश चैनल 34 किलोमीटर, भाई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है इंग्लिश चैनल 34 किलोमीटर, और ये 34 किलोमीटर कंप्लीट कितने में किया जा रहा है, वो देखिए 17 और 17 घंटे 25 मिनट। ये देखिए 17 घंटे 25 मिनट में ये डिस्टेंस उसने कवर कर ली। यानी इंग्लिश चैनल जो 34 किलोमीटर का है, ये 17 घंटे 25 मिनट में उसने कवर कर लिया है, और ये रिकॉर्ड बना है 28 और 32 जुलाई को। 28 और 32 जुलाई को ये रिकॉर्ड बना है। तो ये 16 साल की है, मुंबई की है, और ये इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली यंगेस्ट और फास्टेस्ट पैरा स्विमर है, और इंडिया से हैं ये, मुंबई के हैं। अच्छा, इनके नाम पर एक और रिकॉर्ड दर्ज है, यहीं पर मैं वो भी बता देता हूं। इनके नाम पर एक और रिकॉर्ड दर्ज है, और वो रिकॉर्ड ये है, यहां पर भी ये रिकॉर्ड इनके नाम पर ऐसे दर्ज है, यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट, youngest and fastest swimmer to cross पाक स्ट्रेट। ये देखिए पाक जल संधि, और ये लगभग 29 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जो कहां है, तलाई मन्नार, भाई अलग लिख दो, पहले यहां मैं लिख दो, पाक जल संधि, पाक जल संधि को पार करने वाली सबसे युवा व तेज तैराक। तो GRI ये यंगेस्ट है, फास्टेस्ट है, जिन्होंने पाक स्टेट को भी कवर किया, और ये नाम इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है इसके नाम, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके नाम पर, क्योंकि ये जो पाक स्टेट है
ये तुम्हारे ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं पाक जल संधि के बारे में। जो पाक जल संधि है ये तलई मन्नार, ये तलई मन्नार से लेकर के धनुषकोडी के बीच में है। श्रीलंका की जगह है तलई मन्नार, तलई मन्नार ये श्रीलंका के पास की जगह है। तो श्रीलंका के तलई मन्नार से लेकर के और अपने यहां धनुषकोडी तक के बीच का ये एरिया है। यानी पाक जल संधि कहां है? श्रीलंका के तलई मन्नार और इंडिया के धनुषकोडी के बीच में। इसलिए हम लोग मोटा मोटा बोलते हैं कि पाक स्टेट कहां है? भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका का तलई मन्नार, इंडिया का धनुषकोडी, और ये लगभग कितना है? 29 किलोमीटर। अब सोचिए 32 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और ये 32 किलोमीटर की डिस्टेंस इस बच्चे ने देखिए 13 घंटे 10 मिनट में इसको पार कर दिया था। ये देखिए, यानी जीआर राय ने 32 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे 10 मिनट में पार किया था और ये रिकॉर्ड बनाया था उसने 2022 में। तब सोच सकते हो 2022 की बात हो रही है, मतलब केवल 14 साल की रही होगी। अब तो 16 वर्ष की, उस समय 14 ईयर्स की थी। बताइए 13, 14 साल के बच्चे रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो जी हाँ राय, तो पाक जल संधि को पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तेज तैराक है। 32 किलोमीटर की डिस्टेंस है पूरी, 13 घंटे 10 मिनट में जी राय ने कवर कर दिया और अभी ये इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया और ये एक रिकॉर्ड है। ये है जी राय का रिकॉर्ड। 12 साल में भी उन्होंने कुछ किया है गेटवे ऑफ इंडिया के बीच में। हाँ, मुंबई बांद्रा से गेटवे ऑफ इंडिया 8 घंटे 40 मिनट। हाँ, वहीं से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। वो इनकी पहली रिकॉर्ड था जब इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था। ये सारे रिकॉर्ड है। रॉबर्टा मेट्सोला, ये कौन है भाई? रॉबर्टा मेट्सोला। आज मैं आपको केवल महिलाओं के बारे में बता रहा हूं, ये वीमेन एम्पावरमेंट है। रॉबर्टा मेट्सोला रॉबर्टा मेट्सोला रीअपॉइंटेड, दोबारा चुनी गई अभी, रीअपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट, रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष पुनः निर्वाचित। दो 2022 से 2024 तक ये इनका फर्स्ट टर्म था, ये इनका पहला कार्यकाल था और अभी इन्हें 2024 से 2026 तक के लिए सेकेंड टर्म के लिए चुना गया है। तो अभी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई है। तो रॉबर्टा मेट्सोला, अभी इन्हें यूरोपियन पार्लियामेंट का नया प्रेसिडेंट चुना गया है और ये अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई है।
इनका पहला कार्यकाल 2022 से 2024 तक था और अब इनका सेकंड टर्म 2024 से 2026 तक होगा। और एक लगातार चुनी जाने वाली पहली महिला बनी है यूरोप में जो अपने कॉन्सेक्यूटिव टेन्योर के लिए अपॉइंट हुई, लगातार कार्यकाल के लिए चुनी गई है। रकेल रीव्स, रकेल रीव्स ये क्या है? इनके बारे में क्या जानते हो? रकेल रीव्स यूके में पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर, ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री हैं ये। रकेल रीव्स सब यंगेस्ट ही हैं, अभी 45 साल की हैं। लेबर पार्टी से है ये लेबर पार्टी से बिलोंग करती है। फर्स्ट वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके, यूके की पहली महिला वित्त मंत्री, और यह भी 5 जुलाई 2024 को बनी है। और यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये देखिए, यानी यहां पर जो वित्त मंत्री होता है उसको चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है, इसको हम लोग वित्त मंत्री बोलते हैं। तो रकेल रीव्स ये लेबर पार्टी की हैं। अभी 5 जुलाई 2024 को इन्हें ब्रिटेन में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है और ये ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। और वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर को चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखना। वहां पर ये पदनाम है चांसलर ऑफ एक्सचेकर। लगे यंगेस्ट एमपी भी बनी थी वहां पर लेबर पार्टी से, 2010 में ही बन गई थी। प्रीति सूदन को तो जानते होंगे आप लोग। हाँ, फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी, ये पूर्व स्वास्थ्य सचिव रही हैं और अभी ने यूपीएससी का चेयरपर्सन बनाया गया है।
ये यूपीएससी के अध्यक्ष बनेंगे। तो प्रीति सूदन ये फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी है और ये यूपीएससी के अभी नए अध्यक्ष बने। मेडिशा माया, मेडिशा माया ये कौन है भाई? मेडिशा माया हु इज दैट? साउथ अफ्रीका की पहली महिला जज। फर्स्ट वीमेन, वो भी चीफ जस्टिस, फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो मेडिशा माया फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। और ये 6 नंबर, ये छठी मुख्य न्यायाधीश है, ये छठी मुख्य न्यायाधीश। और अभी 1 सितंबर को अपॉइंट हुई, 1 सितंबर 2024 में, 1 सितंबर 2024 को भी ये अपॉइंट हुई। अच्छा, इसमें साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट कौन है? सोचिए सोचिए सोचिए। प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका, बता जरा देखिए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, ये अभी सब, ये करंट अफेयर्स में सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साइरिल रामफोसा, ये है साइरिल रामफोसा। तो सिरिल रामफोसा ये साउथ अफ्रीका के 5th प्रेसिडेंट है, 5वें राष्ट्रपति हैं, 5वें राष्ट्रपति। और 2018 से अभी यही, ये कोई नया नाम नहीं है। सिंस 2018 से सिरिल रामफोसा ही साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं और ये वहां के 5वें राष्ट्रपति। रोशनी नाडर, रोशनी नाडर, इनके बारे में क्या जानते हो आप लोग? रोशनी नाडर अभी चर्चा में क्यों आई? और फ्रांस ने अपने यहां का सर्वोच्च सम्मान दे दिया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रांस, इसलिए चर्चा में रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेयरपर्सन भी है समझ, चेयरपर्सन एशियन टेक। तो एशियन टेक की अध्यक्ष है रोशनी नाडर। received
हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फ्रांस। सेवेलियर डी लॉ लीजन। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन से सम्मानित रोशनी नाडर HCL टेक की चेयरपर्सन है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन से सम्मानित। फ्रांस ने अपने यहां का सर्वोच्च सम्मान दे दिया है। ये नाडर ग्रुप से लीड करती है और नाडर इंडिया का एक बड़ा बिजनेसमैन ग्रुप है। सब अभी एंगेज, मतलब सब अंडर 45 है सब, और सब इस समय रिकॉर्ड बना रहे हैं। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, ये भी करंट अफेयर्स में क्यों? वही तभी चर्चा में है। तो जो पीवी सिंधु है, अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल और टोबैको कंट्रोल by Ministry of Health and Family Welfare। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा तंबाकू निषेध के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। ये तो पैसा वेस्टेज ही केवल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा तंबाकू निषेध के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है ना अपने यहां पर सारा पढ़ा लिखा आदमी इन्वॉल्व है, उसको सब मालूम होता है। देखिए ऑफिस लौटते लोग पहले बियर बार जाते, बैठते, एक पैक पीते, फिर कार में बैठते घर चले जाते। देखिए तुम पढ़ा लिखा आदमी जिसको सब कुछ मालूम है कि ये क्या है, कितना नुकसान। सिगरेट कौन पीता है भाई? सोचिए, देखिए अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, भाई सिगरेट कौन पी रहा है? जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स है वो सिगरेट पी रहे। ऑफिस जाने वाले लोग सिगरेट पी रहे, उनको मालूम नहीं कि ये सिगरेट भैया ये नुकसान करता है, ये नहीं। अब इनको कौन बताएगा कि बेटा ये सिगरेट है, इसमें नुकसान होता है, तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, तुम्हारे उसके बाद देखिए सब कुछ लिखा होता है, नोटिस भी लिखी होती है सब कुछ। लेकिन वो सीधे सिगरेट डिब्बी खरीदता है, जेब में रखता है, पीता रहता है एक ही निकाल के। उसको पढ़ने के वो उस पर क्या लिखा, क्या मतलब उसको सिगरेट से मतलब। हाँ बस अंतर ये होता है कि वो बजाय सस्ती के थोड़ा सा महंगी वाली सिगरेट पीते, बस इतना अंतर होता है। हाँ बस ये ना, बस भाई थोड़ा सा स्टैंडर्ड बड़ा होता है, क्योंकि पैसा ज्यादा है इसलिए ये वाली जो आम आदमी पीता वो नहीं पीते, थोड़ा उनका लेवल बड़ा होता है। लेकिन चीज तो एक ही है ना, नुकसान तो एक ही है। तो सेकंड हैंड स्मोकर हो गए और क्या? अरे इसकी क्या पॉल्यूशन है, हो ही गई। देखो जो तुम्हारे हाथ में उसका नियंत्रण किसका है?
उर्सुला वॉन डर लेन, एक हाथ में सिगरेट एक हाथ में चाय, हर चौराहे की शान है। उर्सुला वॉन द लेन, उर्सुला वॉन द लेन। अभी इन्हें यूरोपीय कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। Appointed as President of European Commission, यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष। और ये 2019 से 2024 तक ये इनका फर्स्ट टर्म था, पहला कार्यकाल था। और अभी ये अपने सेकंड टर्म के लिए रीअपॉइंट हो गए, अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुन ली गई। यानी ये यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष है। 2019 से 2024 तक इनका पहला कार्यकाल था और अब ये रीअपॉइंट हो गए अपने सेकंड टर्म के लिए, अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई। कब तक रहेंगे? 26 तक रहेंगे, 2 ही साल का कार्यकाल। और ये 66 तो ये एक पहला कार्यकाल इनका 2019 से 24 तक पूरा हो चुका है और अब ये सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट है, जो कि 2026 तक के लिए जा रहा है बस। अभी तुम देखा होगा एक और पूजा तोमर, पूजा तोमर, इनको तुम लोग नेट पे देख लो। इनका निकनेम है साइक्लोन, तो इनका निकनेम है साइक्लोन। इनका उपनाम है द साइक्लोन। ये उपनाम है इनका द साइक्लोन। अब ये रिकॉर्ड बनाएगा। रिकॉर्ड क्या बना? देखिए, फर्स्ट इंडियन वीमेन, ये रिकॉर्ड बनने वाला है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन UFC फाइट, UFC फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला। हम तो कभी फ्री टाइम होता तो मैं देखता हूँ ये फाइट। हम तो ये देखते हैं कि इसमें जो खेल रहे होते हैं आप, ये जो इनका शरीर क्या होता है, मतलब फौलाद। अभी देखो फाइटिंग, जो आदमी लगता है कि रिंग पर एकदम बेहोश हो गया, वो उठ नहीं पा रहा है, पड़ा हुआ है सीधा सीधा।
वो बाद में पता नहीं कहाँ से उसके अंदर एनर्जी आती है, फिर उठ के और फिर उसको मारने लगता है, और बाद में जीतता वही जो सबसे ज्यादा मार खा रहा होता है। लास्ट में वही जीतता है जो सबसे ज्यादा मार खाएगा। लास्ट में अब देखिए, कभी वो कुर्सी से लाके उसको मार रहा होता है, कभी रॉड लेके मार रहा होता है, मतलब बड़ा खतरनाक है। लेकिन वो स्क्रिप्टेड है सर, रियल नहीं, लेकिन स्क्रिप्टेड है सर। फाइट तो रियल में, हाँ मार तो रियल में हो रही होती ना, भले कौन जीतेगा हारेगा। हाँ देखिए, देखिए ये है, ये फाइट है, देखो यूएफसी फाइट, ये देखिए, ये यूएफसी फाइट है। फ्री फाइट है, देखो तिरंगा लहरा, ये इंडिया की पहली भारतीय महिला बनी है जिसने यूएफसी फाइट जीती है। इसलिए रिकॉर्ड बना है ना अभी ये, क्योंकि इस तरीके के फील्ड में लोग अपना करियर कहाँ बनाते, क्योंकि तो बहुत, मैं WWE समझ रहा हूँ। ना ये वाली यूएफसी फाइट, ये रियल फाइट होती है, ये स्क्रिप्ट थोड़ी होता है। और ये MMA फाइटर है, MMA फाइटर, यानी पूजा तोमर कौन, ये MMA फाइटर है। इसका मतलब है मिक्स्ड मार्शल आर्ट। तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट ये समझना है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट ये है MMA। पूजा तोमर अभी भारत की पहली महिला प्लेयर बनी है जिन्होंने यूएफसी फाइट जीती है, और ये MMA फाइटर है। MMA का मतलब है मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर। UFC इसका मतलब होता है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यूएफसी का फुल फॉर्म है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। और सबसे बड़ी बात है कि पूजा तोमर है कहाँ, अपने यहाँ की मुजफ्फरनगर में। तो ये ध्यान में रखना है कि जो पूजा तोमर है, ये इनका गांव है बुढ़ाना। तो ये बुढ़ाना गांव की है। तुम लोग जुकाम बुखार से राहत नहीं पा रहे हो। तो आगे क्या बताएं, मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर बचने दो। तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। तो ये पूजा तोमर यूपी के मुजफ्फरनगर की है, बुढ़ाना गांव की। तो ये यूपी से, ध्यान रखिएगा। और ये इसमें तो बाद में आएंगे, यहां पर ध्यान रखना। हाँ, ये वुशु प्लेयर भी रही, ये भी एक सवाल बनेगा। शी हैड बीन वुशु प्लेयर, ये एक गेम होता है भैया, ये वुशु खिलाड़ी भी नहीं है। और उसमें इन्होंने 5 नेशनल्स जीते हैं, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं वुशु में। फिर हमको लगता है लास्ट में अपना करियर बदली है क्या। तो पूजा तोमर ये मुजफ्फरनगर यूपी के बुढ़ाना गांव की, और ये अपना करियर एज अ वुशु प्लेयर स्टार्ट की थी, और उसमें 5 नेशनल अवार्ड जीते हैं इन्होंने। 5 नेशनल टाइटल्स हैं इनके पास वुशु में। फिर बाद में ये मार्शल आर्ट में कन्वर्ट हुई। ये ओवरऑल भारत की पहली महिला फाइटर बनी। हाँ, और ये अभी 8 जून 2024 को ये रिकॉर्ड बना है।
सी बीट रियाने अमांडा डॉस सेंटोस 8 जून 2024। रियाने अमांडा डॉस सेंटोस को पराजित किया था। तो रियाने अमांडा डॉस सेंटोस को हराया इन्होंने। कराटे, ताइक्वांडो, अब तक इंडिया से केवल 3 ही लोग हुए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर गए हैं। एक है अंशुल जुबली, भरत कंडरे, और अब तीसरी है पूजा तोमर। यानी अब तक भारत से केवल 3 महिलाएं ही हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएफसी चैंपियनशिप में जाने का मौका मिला। तो यूएफसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाली अभी तक केवल 3 भारतीय महिलाएं हैं, और जिसमें से जीतने वाली ये पहली महिला बनी है जिन्होंने ये टाइटल जीता है। पार्टिसिपेट तो तीनों ने किया। तो अब तक भारत से कुल 3 महिलाओं ने रिप्रेजेंट किया, उसमें से टाइटल जीतने वाली पहली बनी। सुमन कुमारी, अच्छा, तो सुमन कुमारी, इनके बाद क्या जानते हो भाई? देखो, सुमन कुमारी फर्स्ट विमेन स्नाइपर ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। ये हिमाचल प्रदेश की हैं, और 2021 में इन्होंने ज्वाइन बीएसएफ। तो 2021 में बीएसएफ में शामिल हुई। हिमाचल प्रदेश, तो ये हिमाचल प्रदेश की, तो जो सुमन कुमारी हिमाचल प्रदेश की है और एक बीएसएफ की पहली महिला
स्नाइपर बनी है और ये बीएसएफ में 2021 में ज्वाइन हुई थी। ये स्नाइपर बनने वाली पहली महिला। और ये फिलहाल उसमें एसआई नहीं है, ये बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर है। तो ये बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर है और ये भी पहली महिला स्नाइपर के रूप में बनी है। इंदौर से पास आउट है ये भी। ईदा शिशा नोंगरेंग। ईदा शिशा नोंगरेंग। फर्स्ट वीमेन डीजीपी ऑफ मेघालय। मेघालय की पहली महिला डीजीपी। मेघालय की पहली महिला डीजीपी ईदा शिशा नोंगरेंग। ये आईपीएस ऑफिसर हैं। ये ईदा शिशा नोंगरेंग ये आईपीएस ऑफिसर है। 1992 बैच 1992 बैच की आईपीएस ऑफिसर है ये। और सबसे खास बात ये है कि ये खासी ट्राइब से आती है। ये ट्राइबल वीमेन है, ये खासी ट्राइब से आती है। ये खासी जनजात से है। ये खासी जनजात से आती, खासी जनजात से। तो ईदा शिशा नोंगरेंग ये आईपीएस ऑफिसर है। 1992 बैच की आईपीएस ऑफिसर है ये। और अभी इन्हें मेघालय की सरकार ने राज्य में पहली महिला डीजीपी के तौर पर तैनात किया है। तो ये इस समय मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है। और ये यहां पर 20 मई 2024 से लेकर के और 19 मई 2026 तक बतौर डीजीपी रहेंगे। तो 20 मई 2024 से 19 मई 2026 तक ये मेघालय की डीजीपी रहेंगी। और ये खासी ट्राइब से आती है। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना कि ये ट्राइबल विमेन है, खासी जनजात से हैं और ये आईपीएस ऑफिसर है। इसमें मेघालय का सीएम कौन है? कौन है? सीके संगमा, कॉनवाट के संगमा। तो सीके संगमा यानी कॉनवाट के संगमा इस समय सीएम होंगे। सही है। तो एक ट्राइबल महिला है, ये आईपीएस बनी थी और अब ये समय मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी। देखो मैंने तुमको आज सारा महिला वाला तैनात पूरा एक्सेस कर दिया। अब इसको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी, सारी इंपॉर्टेंट। जरा एक और लिखो स्मृति मंधाना के बारे में। उसकी देश में जितनी तारीफ की जाए वही सही है। स्मृति मंधाना यानी आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिस फील्ड में महिलाएं
बेस्ट ना कर रही है, ये तो ये लग रहा है। देखो हर जगह जा रही है, एक बड़ी कंपनी भी चला रही है, स्पोर्ट में भी है, फाइटिंग में भी जा रही हैं, हाँ? और क्या देश चला रही है। स्मृति मंधाना, She is 28 years old. एग्जैक्टली। तो स्मृति मंधाना, अभी इनके नाम पर रिकॉर्ड दर्ज हो गए, पता होगा। फर्स्ट इंडियन वीमेन क्रिकेटर, फर्स्ट इंडियन वीमेन क्रिकेटर टू स्कोर कॉन्सिक्यूटिव सेंचुरीज, लगातार शतक मारे हैं अभी, कॉन्सिक्यूटिव सेंचुरीज इन इंटरनेशनल ओडीआईज, इन इंटरनेशनल ओडीआईज। अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में, अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में स्मृति मंधाना अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में लगातार शतक मारने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर। स्मृति मंधाना अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में लगातार शतक मारने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर। तो ये भी लगातार सेंचुरी मारने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, फिर अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी सीरीज चल रही थी अक्टूबर में। अभी देखा हुआ कि जो रिकॉर्ड बना ये अक्टूबर में भी रिकॉर्ड बना हुआ है, अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में ओडीआई सीरीज चल रही थी, एक दिवसीय श्रृंखला चल रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो भारत बनाम न्यूजीलैंड के भी एक दिवसीय श्रृंखला चली, 3 वनडे मैच खेले गए। यानी अभी अक्टूबर 2024 में, यानी अक्टूबर 2024 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 ओडीआई खेले गए, 3 एक दिवसीय मैच अभी खेले गए। हरमनप्रीत कौर ये समय कैप्टन है, और इसमें सबसे ज्यादा रन भी स्मृति मंधाना ने ही बनाए। तो इस पूरी सीरीज में स्मृति मंधाना ही मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी स्मृति मंधाना के नाम पे रहा है। तो 3 वनडे अभी खेले गए। तो अभी यहीं पर 3 लगातार शतक बनाने का रिकॉर्ड बना। तो स्मृति मंधाना, ये मैं तुमको सारी महिलाएं अपडेट करा दूं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आज इतना है, अभी बस हिंदी पढ़ाएंगे भी, अभी जाना नहीं भी, जिनको हिंदी पढ़ना है वो बैठेंगे अपना।
तद्भुत असम थोड़ा रह गए, उसको करवा देते हैं, कंप्लीट कर देंगे। मेरे पास तद्भुत असम है अभी बहुत अच्छे से, ताकि वो खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर ही। तो तद्भुत असम कंप्लीट हो जाएगा अभी, बस 5 मिनट 5-10 मिनट का बैक लूँगा बस।